हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हम बात करेंगे आईपीओ के ऊपर। तो मैं इसको एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से लेके जाना चाहूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में कि आईपीओ क्या होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूँगा ताकि अच्छे से समझ में आए। समझ लीजिए एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, कोई भी फील्ड से, कोई भी इंडस्ट्री से समझ लीजिए। जैसे कि मैं एक आईटी का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि कोई एक आईटी की कंपनी है। वो आईटी की कंपनी है, धीरे धीरे उन लोगों ने काम किया। जैसे 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 बिजनेस ग्रो हुआ, उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ग्रो होते गया और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो होते गया। लेकिन एक समय के बाद जो कंपनी के ओनर्स है या प्रमोटर है, चाहे इन्वेस्टर है, तो एक समय के बाद क्या होता है कि ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि हम कंपनी के बिजनेस को और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो जब ये लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, तब वहाँ बात आती है आईपीओ की। आईपीओ एक ये चीज़ है जहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट को और दुगना करने के लिए और अपनी एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए आईपीओ में अपनी कंपनी को लेके जाती है। तो सबसे पहले आईपीओ में जाने के लिए दो बेसिक कंडीशन होती है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। ये तो सबसे मेजर कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना होता है। इसके अलावा और भी सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट दो कंडीशन वो है कि कंपनी का जो टोटल असेट होता है, जो टेंजिबल असेट होता है, उसकी वैल्यू 3 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अब टेंजिबल असेट्स का मतलब ये होता है जो जिसको हम छू के फील कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल असेट्स। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो गूगल, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 15 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कंपनी इजीली आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन उसके पहले क्या होता है, कंपनीज को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज होती है उनको असाइन करना पड़ता है। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है, कंपनी को एनालाइज करती है, असेस करती है, और असेस करने के बाद पूरा एक मैं कह सकता हूँ एक पैरामीटर या फिर एक ढांचा समझ लीजिए, एक पूरा डिसाइड करती है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या होना चाहिए। एक पूरा प्रोजेक्टेड मॉडल डीपली रिसर्च करने के बाद तैयार, एक प्रोजेक्ट मॉडल के थ्रू पूरा डीप रिसर्च के बाद जो भी है एक डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया जाता है और इसको सेबी के पास भेजा जाता है। सेबी भी पूरी स्क्रूटनी लेती है, अच्छे तरीके से इसको जांच करती है, और उसके बाद क्या करती है, अगर अप्रूवल देना है, अगर सेबी सेटिस्फाइड है तो अप्रूवल देती है, नहीं तो इसको अप्रूवल नहीं देती है। अब सेबी के बाद क्या होता है, जब सेबी अप्रूवल दे देता है तब उसके बाद जाके कंपनी क्या कर सकती है कि अपना रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है कि उसमें चीज़ें दी हुई होती है, कंपनी का जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर आज कंपनी का जो नेट वर्थ है वो क्या है। इसमें कंपनी की हर चीज़ को मेंशन किया जाता है कि जो भी नॉर्मल लोग हैं उसे पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद क्या होता है कि कंपनी जब इन सब चीज़ों को रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू कर देती है, तो उसमें जो प्राइस होता है, जो शेयर प्राइस है, उसमें भी वो भी डाला जाता है। लेकिन शेयर प्राइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड प्राइस और एक होता है बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस में तो नॉर्मल जो एक प्राइस होता है, जैसे कि समझ लीजिए 50 पे बता दिया कि ये हमारा जो शेयर प्राइस है 50 पर शेयर रहेगा या फिर 100 पर शेयर रहेगा। लेकिन बुक बिल्डिंग में क्या होता है ना कि रेंज दिए जाते हैं, दो प्रकार के रेंज होते हैं। समझ लीजिए रेंज दे दिया कि हमारा शेयर 50 से लेके 55 तक होगा, जिसको एक लोअर रेंज बोलते हैं और एक अपर रेंज होता है। तो ये दो प्रकार के रेंज होते हैं। ये थोड़ा इसमें डीप नहीं जाना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये भी बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये दो प्रकार के मैंने बता दिया आपको कि शेयर प्राइस का जो फाइंड करने का तरीका है, ये दो प्रकार के होते हैं। और ये भी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज होती है वही इसको, जो कंपनी का जो भी है रिसर्च करके, कम्प्लीटली रिसर्च करके पता करती है, और ये जो शेयर प्राइस है डिसाइड करती है। तो अब रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद टाइम होता है 3 से लेके 21 दिन का समय होता है। इतने समय के बीच में जो जनरल पब्लिक होती है वो क्या करती है, इसे अगर सब्सक्राइब कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो 21 दिन के बाद फाइनली प्रॉस्पेक्टस क्लोज हो जाता है। ये प्रॉस्पेक्टस है जो 3 कैटेगरी के लोगों के हिसाब से डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, दूसरे होते हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, और तीसरे होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये 3 लोगों के हिसाब से कैटेगरी बनती है
और कुछ परसेंटेज डिसाइड होता है, तो उसके हिसाब से ही शेयर का अलॉटमेंट होता है, या फिर जब मतलब सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। अभी तक तो हमने जान लिया है जो शेयर प्राइस के बारे में बात कर ली हमने। अब दूसरा ये आता है कि कंपनीज क्यों मतलब अपने जो कंपनी को है, पब्लिक कंपनी क्यों बनाना चाहती है। सबसे बड़ा रीज़न और सबसे कॉमन रीज़न यही है कि कंपनी को फंड्स चाहिए होंगे। कंपनी को फंड्स क्यों चाहिए होंगे? कंपनी चाहती है ग्रो करना। कंपनी अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट डिसाइड कर रही है, लेकिन दिक्कत ये कि उनके पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी को आईपीओ में ले जाती है, जहाँ से वो जनरल पब्लिक से पैसे रेज करती है। और पैसे रेज करने के बाद ये चीज़ अपने जो नया जो प्रोजेक्ट बनाया है उन लोगों ने कि हम जो बिज़नेस आगे नया करेंगे, उस बिज़नेस में पैसा लगाती है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो नई कंपनी से रिलेटेड ये प्रॉस्पेक्टस में हर चीज़ें लिखी होती है, हर चीज़ों को काफ़ी डीपली मेंशन किया जाता है। और आने वाले कुछ सालों तक कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट देगी, ये सारी चीज़ें पूरा मेंशन किया जाता है प्रॉस्पेक्टस में। और एक तो हो गया हमारा कि फंड रेज करने का। दूसरा ये होता है कि अगर कंपनी, बहुत सी कंपनीज क्या होता है कि कंपनी डेट रिटर्न होती है, और कंपनी अगर डेट रिटर्न है तो उसको डेट को भी निपटाने के लिए भी कंपनी क्या करती है, फंड रेज करती है जनरल पब्लिक के थ्रू, कि वो क्या उस जितना भी डेट है उस डेट को पब्लिक से रेज करके पैसा उस डेट को ख़त्म किया जाए। बहुत सारे रीज़न है कि कंपनी क्यों फंड रेज करना चाहती है, बस ये 2 ही रीज़न नहीं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ये एक अलग पार्ट है, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब समझ लीजिए कंपनी ने फंड तो रेज कर लिया। फंड रेज करने के बाद कंपनी क्या करती है, इसको लिस्ट कर देती है स्टॉक मार्केट में। ये जो मैंने पहले जो बताया ना, ये होता है प्राइमरी प्रोसेस। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पहले बताई, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस, जो प्रॉस्पेक्टस इशू वगैरह करना है, जैसे जनरल पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है। और इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोसेस। जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का होता है। अब लोग क्यों करते हैं ये चीज़, मैं आपको बताऊंगा। क्यों लोग आईपीओ खरीदते हैं। आईपीओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कि लोग अगर सोचते कि हम ट्रेडिंग करके पैसे कमाएं या फिर नॉर्मल इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाएं, लोग अच्छा खासा पैसा आईपीओ के थ्रू भी कमा सकते हैं। अगर जो लोग अच्छे कंपनी का आईपीओ खरीद रहे हैं, जैसे मैं डीमैट का ही बताऊंगा। डीमैट जब आया था, लोगों ने खरीदा उसको। जिन लोगों को अलॉट हो गया, जो इनिशियल ऑफरिंग्स थी, जो अलॉट हो गया, और जिस दिन वो लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में, वो शेयर क्या होता है ना कि जिस दिन लिस्ट होता है ना, तो उस दिन कोई सर्किट नहीं लगता है स्टॉक मार्केट में। उस दिन कोई टाइम, मतलब कुछ लिमिट नहीं होती कि आज कंपनी शेयर कितना भाग सकता है जिस दिन लिस्ट होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं ना कि जो खरीदते हैं, जिनको अलॉट हो जाता है शेयर, उस दिन क्या करते हैं, वो पहले दिन ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, अगर किसी ने शेयर खरीदा था, अलॉट हुआ था उसको अगर 50 रुपये की वैल्यू पे, और वो लिस्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि पहले दिन वो 50 रुपये की जगह वो सीधा सीधा उसका वैल्यू 200 भी पहुंच जाए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मतलब जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उतना बुक कर लेते हैं, और जितना मतलब शेयर भाग गया उतने क्वांटिटी के उन लोग शेयर क्या कर सकते हैं, उसमें छोड़ देते हैं कि वो ग्रो होते रहे। अब इसका एक दूसरा पार्ट ये होता है कि जैसे कंपनी जब फॉर्म हुई थी, आईपीओ में आने के पहले जब कंपनी फॉर्म हुई थी, तो उसमें जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, जैसे मैं बात करूँ जो इन्वेस्टर्स थे, प्रमोटर्स ने जिन इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस को वो ऑपरेट करने के लिए लेके आया था कि भाई हमको ये इतना पैसा लगेगा, आप हमें इतना पैसा दीजिए कि हम अपना इनिशियल बिजनेस शुरू कर पाए। तो एक जो ये हो जाता है ना, जब शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, तो ये जो पहले जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए ये क्या होता है कि एक एग्जिट रूट बन जाता है। कि हो सकता है कि बहुत सी कंपनीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा हो, और जो इन्वेस्टर्स है वो उनको अच्छा पैसा ना मिल पाया हो, पहले जब कंपनी आईपीओ के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा पैसा नहीं कमा पाया। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट में जब ये लिस्ट होता है ना, तो ये कंपनीज के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है कि एक एग्जिट रूट तैयार हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इसमें अपना जो उनका जितना भी शेयर बनता है बेच के निकल जाते हैं, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जिस दिन कंपनी का जो शेयर लिस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, उसी दिन बेच के निकल जाए। एक जो लॉक इन पीरियड होता है, ये जो मेन इन्वेस्टर्स है, कम से कम 3 महीने तक उनको ये शेयर वो नहीं बेच सकते। 3 महीने के बाद चाहे तो वो शेयर बेच के निकल सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर समझ लीजिए कि एक होता है बहुत सारी मार्केट कंडीशंस होता है, मार्केट फैक्टर्स भी होते हैं कि उस शेयर को ग्रो करने में कितनी मदद करते हैं। अगर इकोनॉमी रॉबस्ट है, बहुत अच्छी चल रही है इकोनॉमी,
तो क्या होता है कि शेयर भी जब लिस्ट होता है तो भी एक अच्छा ग्रो होता है। अगर समझ लीजिए कि इकोनॉमी उतनी रॉबस्ट नहीं, उतनी अच्छी नहीं, या फिर कंपनी के भी कुछ जो कंपनी का जो मतलब जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है वो भी लोगों को उतने तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाया ना, तो क्या होता है कि डिस्काउंट पे इशू हो जाता है, प्रीमियम पे नहीं इशू हो पाता है। तो अगर समझ लीजिए इन्वेस्टर जिस दिन लिस्ट होता है स्टॉक उसी दिन अगर बेच कर निकल जाए तो इससे क्या होता है कि जो शेयर प्राइस होता है ना वो गिर जाता है। इसलिए कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके जो पुराने इन्वेस्टर्स है जिस दिन उनका शेयर लिस्ट हो रहा है उसी दिन अपना जो उनका जो अपना वैल्यू है, उनका जो अपना वैल्यू का स्टॉक है वो बेच के निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए 3 महीने का लॉकिंग पीरियड दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें कवर करनी चाहिए थी मैंने कर ली है, और जनरल पब्लिक को इतनी चीज़ें का इतना नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए इतनी चीज़ों का, क्योंकि एक आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई अच्छी कंपनी आ रही है तो उसका आईपीओ में उनको अलॉटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अलॉट हो जाता है, अगर समझ लीजिए कोई 5-6 लॉट भी ले ले रहा है ना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता है। पेटीएम जैसे नहीं, लोग नुकसान में चले गए। तो अच्छा, आप नॉलेज गेन कीजिए, अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। आईपीओ एक अच्छा रास्ता है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा के निकल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।